गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी, जय हिंद। ठीक है, फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लो। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। कैसे हो आप लोग, और क्लासेस कैसी हो रही हैं, थोड़ा सा बताओ। क्लासेस सही हो रही है, मतलब समझ में आ रही है चीजें? जय हिंद बेटा। ठीक है, कल की क्लास का अगर कुछ डाउट है या पहले का कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लो। खुश रहो बच्चे। आई एम फाइन, होप यू ऑल आर ऑल्सो फाइन। राम राम बेटा, गुड मॉर्निंग बच्चे, जय हिंद बेटा। ठीक है, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। ज्यादातर बच्चे हमारे आ ही गए हैं। हाँ, मैं ना एक चीज भूल जाऊंगा, इसलिए पूछ लेता हूँ अभी। अच्छा ये बताओ, आपकी क्लासेस मॉर्निंग में कर दें चलेगा? मॉर्निंग में आप जितने बजे कहो, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, या फिर 8 बजे तक। ठीक है, मतलब 6 से 8 के बीच में अगर बोलो तो क्लासेस रख दें। एक मेरा बच्चा बोल रहा है सर हैंड रिटन नोट्स। सुनो, जिसको भी नोट्स नहीं मिलता है, कोई भी इश्यू आता है, वो कॉल करो। बैठ के वेट मत किया करो, ठीक है? मैंने सारी चीजें प्रोवाइड कर दी हैं, मिल जाएंगी। जिसको नहीं मिला है वो एक बार कॉल करो। जय हिंद बच्चे। ठीक है, नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के नोट्स नहीं दिए हैं, वो मैंने बनाए हैं, बट क्लास हो जाएगी तभी दूंगा। एक बच्चा बोल रहा है 6 बजे, बताओ फटाफट सभी लोग। मंडे से कितने बजे क्लास रखें मॉर्निंग में? बताओ बच्चे। 7:30 कर दो। बच्चा मेरा बोल रहा है खम्मा घड़ी, मतलब भी बता दो, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक नमस्ते ही है, बिडिंग ही है, तो गुड आफ्टरनून ऑल। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है हमारा 6 से 8 हिंदी में मिले हैं सर। एक बच्चा बोल रहा है हिंदी में मिले, इंग्लिश में नहीं मिले। मैंने दोनों ही प्रोवाइड कर दिए, इसीलिए देखो अब आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा मतलब गुरुजी का रिस्पेक्ट करने लगते हो, तो इतना करने लगते हो, फिर बोलते ही नहीं हो। इसलिए जिसको भी चीजें नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं मिलता है, वो बोलो, तो एटलीस्ट समझ में आएगा मुझे कि नहीं मिला है। ठीक है, मेरा एक बच्चा बोल रहा है नो सर यही टाइम। बच्चे बोल रहे हैं 9 से 10:30। ठीक है, मैं देखता हूँ। अच्छा, इसलिए आप सुबह 6 बजे रखिए। ठीक है, 6 से 8 बच्चे बोल रहे हैं नो। ठीक है, मैं देखता हूँ टाइम, आई एडजस्ट, डोंट वरी। किसी का डाउट तो नहीं है? ठीक है, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। हाय बेटा, गुड आफ्टरनून। कल की क्लास का कुछ भी डाउट है? कल एक बच्चे ने बोला था आर्टिकल 368 समझ में नहीं आया। आर्टिकल 36 मतलब कल जब जाने के टाइम पे उस बच्चे ने बोला था। एक बच्चे की क्लास रहती है, ठीक है, मैं देखूंगा, आई एडजस्ट, डोंट वरी। ठीक है, 7:30 के बाद। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा छूटे, सारे बच्चे क्लास अटेंड करें। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मैं जो टाइम रखूंगा वो तो आप ले लोगे ना, बट असुविधा होगी तो फिर आपका भी थोड़ा सा उसमें नहीं जाएगा। तो हमने देखो सारी चीजें कर ली थी। मॉर्निंग में हिस्ट्री की क्लास ले लो सर, और 6 बजे सुधीर सर की क्लास लेता हूँ, तो 6 बजे से नहीं, हिस्ट्री की ले लो सर। हाँ ठीक है, 6 से तो नहीं लूंगा। बच्चे बोल रहे हैं हिस्ट्री की क्लास ले लो। देखो हिस्ट्री मतलब क्या ही बोलूं मैं। देखो अगर कोई सब्जेक्ट सबसे टफ है ना, नहीं बोलूंगा ही नहीं, नहीं फिर तुम उसको पढ़ोगे ही नहीं। देखो कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है, लेकिन सबसे सिंपल है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे सिंपल जो है वो हिस्ट्री है। समझ में आया? मैं ऐसे हिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि आपको एक एक चीज याद हो जाएगी, तो हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो। इकोनॉमिक्स आपको सिर्फ इसलिए टफ लगती है क्योंकि आप उसके जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे मैंने अभी गिनी कोफिशिएंट, मतलब कुछ भी बोलूंगा मैं, स्टैगफ्लेशन बोलूंगा, तो इन्फ्लेशन बोलूंगा, तो आपने वो वर्ड्स सुने नहीं है, मतलब उससे फैमिलियर नहीं हो। पॉलिटी से बहुत ज्यादा फैमिलियर, तो इसलिए समझ में आता है। तो इकोनॉमिक्स भी टफ नहीं है। ठीक है, सिर्फ हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर। हाँ मेरे बच्चे, क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, डोंट वरी। सो नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग इट ना, यहाँ पे फोकस करो। तो एक बच्चा पूछ रहा था कि 368 समझ में नहीं आया। मैंने आपको क्या बोला कि ठीक है, 368 क्लॉज 4 और 5 को मिनरो मिल्स केस ने, जुडिशरी ने स्टक डाउन कर दिया। क्यों कर दिया?
क्योंकि उसमें लिखा था, ठीक है, 4 में क्या लिखा था कि जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता जो भी संविधान संशोधन होगा, ठीक है। तो जुडिशरी ने कई बार ये बात दोहराया है, मतलब न्यायपालिका ने कई बार ये बात दोहराई है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जो जुडिशियल रिव्यू है, ये मूल ढांचा है, संविधान, भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। तो जुडिशियल रिव्यू से कुछ भी नहीं बचा है। एक पॉइंट था, मतलब एक जगह थी जहां पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाता था, वो था 9th शेड्यूल। बट 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी सब्जेक्ट अगर 9th शेड्यूल में भी डाल दोगे तब भी जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू हर एक चीज का होता है जो जुडिशियल नेचर का है, जो भी जुडिशियल नेचर का है उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, वो चाहे संविधान से संबंधित हो, ये संविधान के हटके हो। मान लो कोई और कानून बन गया, कोई दूसरा कानून बन गया, तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा, तो इसका टेंशन मत लेना, ठीक है। ठीक है, अब सुनो, अब देखो, अब कुछ है ही नहीं, अब जो पढ़ाएंगे एकदम प्लेन है, आराम से समझ में आएगा। अच्छा बताओ, आर्टिकल 14 आपको पहले से ही पता होगा, आर्टिकल 14 क्या है, बताओ फटाफट। हाँ, क्या है आर्टिकल 14, क्या है, व्हाट इज आर्टिकल 14, बताओ, कमेंट करो। बताओ क्या है आर्टिकल 14। ठीक है, बच्चे भी बोल रहे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, मेरी बात सुनो, अगर सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी बिफोर लॉ होता तो फिर इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं होते, जब क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं होते तो मैं पढ़ाता भी ना, समझ में आया। इतनी सी चीज नहीं है, आगे भी है, ध्यान से सुनो। तो हाँ, मतलब जो टाइटल है इसका ये यही है, क्या टाइटल क्या है इसका, कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, टाइटल क्या है बच्चे, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इसमें दो चीज निकल के आती है, अब इक्वलिटी बिफोर लॉ में दो चीज निकल के आती है। देखो बच्चे ध्यान से सुनो, हिंदी के लिए परेशान मत होना, हिंदी में बोल दे रहा हूं और मैंने लिखा भी हुआ है, तो डोंट वरी। इसमें दो पॉइंट है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इसमें दो चीज है, एक तो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही चीज है और कुछ नहीं है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून, स्पेशली जो विधि की समानता, ठीक, विधि के समक्ष समता, समानता, ठीक है। ने जुडिशियल रिव्यू को कैंसिल कर दिया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जुडिशियल रिव्यू को कैंसिल कर दिया। सुनो, जो मैंने बताया था सिर्फ उतना ही हुआ था, उसके आगे मत सोचो। और दूसरी बात ये समझो मेरे बच्चे, मान लो आज जुडिशरी ने कोई डिसीजन दिया, कोई भी डिसीजन दिया, कल को पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया जो उस डिसीजन को ओवर रूल करता है, तो किसकी बात मानी जाएगी, पार्लियामेंट की। लेकिन कानून बन गया, फिर से जो जुडिशरी है उसने कोई निर्णय दे दिया जो इस कानून को इनएक्टिव करता है, तो कौन माना जाएगा, न्यायपालिका का डिसीजन। तो मतलब जो सबसे लेटेस्ट होगा ना, मतलब जो सबसे बाद में आया है, ठीक है, तो वो माना जाएगा, बस इतना ध्यान रखना और बहुत ज्यादा परेशान मत होना। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समता। अब ये दो पॉइंट है इसमें, एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो है ही, एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो, अब सुनो, अब आपको समझ में थोड़ा सा, मतलब अगर नहीं आएगा तो बताना तुरंत। अब देखो यहां पे क्या है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। अब ध्यान से सुनो, ये निगेटिव नेचर का है, किस नेचर का है, निगेटिव, यही तो समझाना है, मतलब आपको किताब में, मतलब ये क्या है, नकारात्मक है, यहाँ पे है कानून के समक्ष समता, ठीक है। और ये क्या है, यहां पे देखो ध्यान से, ये है कानून के समक्ष क्षमता, और ये है कानून का समान संरक्षण। क्या है बच्चे, कानून का
समान संरक्षण। बात ध्यान से समझना, अब ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आप ये नहीं समझ पाओगे निगेटिव पॉजिटिव कैसे, मैं समझाता हूं। देखो निगेटिव कैसे है, मान लो मैं आपको कहूं कि आप ये काम मत करो, आप ये पेन जो है इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं। तो बताओ ये नकारात्मक है कि सकारात्मक? नकारात्मक है। वैसे ही आर्टिकल 14 का एक पार्ट कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। मतलब चाहे अंबानी आ जाए या एक सिंपल से सिंपल छोटा से छोटा आदमी आ जाए, कोई भी आ जाए, सभी लोग अगर कानून के समक्ष जाएंगे तो कानून किसी का फेवर नहीं करेगा, वो दोनों दोनों ही कानून के समक्ष क्या होंगे, समान है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया, बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं। अब इसमें निगेटिव कैसे है, मान लो कोई बच्चा कमजोर है, मतलब एक अंबानी है, दूसरा कोई दूसरा पर्सन है, और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है। मान लो कोई पश्चिम बंगाल से, उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसको दिल्ली आना है, अब वो आ ही नहीं सकता, या फिर वो इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा, या फिर किसी अपने मनपसंद का कोई लॉयर नहीं कर सकता, तो सुनवाई कैसे करेगा? मान लो वो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो आप समझो मेरी बात को, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी बिफोर लॉ है। जो कमजोर है उसके लिए कुछ अच्छा करेगी राज्य, उसके लिए कुछ अच्छा करे या ना करे, उसमें कोई प्रावधान नहीं। दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं और दोनों ही भारतीय संविधान में है, दोनों ही अलग अलग जगह अपनाए जाएंगे, अप्लाई किए जाएंगे। कौन अप्लाई करेगा? जुडिशरी करेगी, ना कि हम करेंगे, ना ही आप करेंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझ लो बस। अब ये मत समझना कि नहीं नहीं अप्लाई कौन सा होता है, दोनों ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, कौन अप्लाई करता है? जुडिशरी करती है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव कैसे है? ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। ये कहां से लिया गया है बच्चे, ये ध्यान दो, ये कहां से लिया गया है? ये इंग्लैंड के संविधान। देखो ऐसा संविधान, हर चीज संविधान से नहीं ली जाती। सिर्फ 19 पेज का संविधान है, आप जाओ गूगल करो, अमेरिका का संविधान ओपन करोगे, सिर्फ 19 पेज का है। तो हर चीज संविधान नहीं होती। अब इंग्लैंड में, मैंने क्या बताया कि इंग्लैंड में कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, तो फंडामेंटल राइट्स वहां के लोगों को उपलब्ध है कि नहीं? हमें क्या पता है कि विल ऑफ राइट्स से फंडामेंटल राइट्स इंस्पायर्ड है, और यूके में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं फंडामेंटल राइट्स जैसा। तो बताओ क्या वहां के लोगों के पास राइट्स ही नहीं है? राइट्स तो है ना, उनका नेचर ही ऐसा है। वो तो सोचो इतने लिबरल थॉट्स के हैं कि उन्होंने एक भारतीय पर्सन को उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बना दिया। हम तो किसी को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो बातों को समझो, हर चीज इस सिर्फ संविधान से नहीं होती। तो ये कहां से, कहां का कॉन्सेप्ट है? इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां का कॉन्सेप्ट है? यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? आप बोलोगे मैंने इसको तो समझाया नहीं, समझा रहा हूं, यूएसए का है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब सिंपल सा है बच्चे, संरक्षण करना। मतलब यहां पे ये जो पॉइंट्स है, इसका मतलब ये है कि द स्टेट शैल इंश्योर एवरी पर्सन क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब ये जो कानून के समक्ष समता है ना, ये राज्य करवाएगी। मान लो अगर कोई पर्सन समान नहीं है, मान लो कोई उतना कैपेबल नहीं है, ठीक है, तो उसके वेलफेयर में स्टेट काम करेगा और उसको समान करेगा। मान लो अंबानी से या फिर अडानी से किसी और के साथ कोई मुकदमा चल रहा है, कोई सिंपल पर्सन है जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, पॉवर्टी में से आता है, पुअर क्लास का है, तो अब बताओ उस वो लॉयर भी नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीजें इंश्योर कौन करेगा? कि लॉयर करे, वो उसकी रीच हो, जुडिशरी तक उसकी रीच हो, कोर्ट तक वो पहुंच पाए, ये सारा इंश्योर कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, कि उसके समझ उसको संरक्षण मिले। किसको संरक्षण मिलेगा? जिसके पास कम है, ठीक है, जो डिप्राइव्ड है उसको संरक्षण मिलेगा। समझ में आया? तो ये संरक्षण है, तो ये पॉजिटिव है। अगर ये कुछ भला करेगा, किसी को संरक्षण देगा, तो पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है। बस यही दो कॉन्सेप्ट है, यही दो कॉन्सेप्ट समझना था। तो आर्टिकल 14 समझ गए, एकदम सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इसीलिए मतलब मैं आपको मुझे चीजें नहीं बतानी चाहिए, ऐसा डिस्कशन होता है ना तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। चाहे वो टीचर्स हो, जैसे टीचर्स, हम टीचर्स बैठते हैं तो भी डिस्कशन होता है, स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं तो भी डिस्कशन होता है। तो बहुत सारे लोग, मतलब मैं नहीं बता सकता कि उनको लगता है कि हाँ ये पॉजिटिव है। अरे कैसे पॉजिटिव निगेटिव? पहली बात समझो, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो चीजें समझ में, नहीं तो क्या होगा, फिर आप पॉजिटिव निगेटिव में कंफ्यूज रहोगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं 50 साल से यही पढ़ा रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है। अरे कैसे पॉजिटिव है? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे है, निगेटिव है, इस बात का ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट
निगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। पॉजिटिव और निगेटिव कैसे है समझ में आया ना? ठीक है, आगे बढ़े। एकदम सिंपल है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। हाँ, एक बच्चा मेरा कह रहा है कि एक बार और समझा दीजिए। मैं कह रहा हूं बच्चे, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कानून के समक्ष सभी लोग समान रहेंगे, चाहे जो हो, चाहे कोई भी हो, कानून के समक्ष जाएगा तो वो समान रहेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। लेकिन इसमें दो प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं। एक प्रिंसिपल लिया गया है कहां से? यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है, इंग्लैंड से। दूसरा प्रिंसिपल लिया गया है कहां से? दूसरा सिद्धांत कहां से लिया गया है? यूएसए से, अमेरिका से। अब पहले प्रिंसिपल में ये होता है, देखो, इसमें कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष सभी लोग क्या रहेंगे? समान रहेंगे। मतलब कोई अमीर है, गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कानून के समक्ष आएगा, नहीं आ पा रहा है नहीं आए, मत आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आ पा रहा है फिर भी जुडिशरी या फिर राज्य ये इंश्योर नहीं करेगा कि वो आए, आए ना आए वो जाने। ठीक है, वो गरीब हुआ, वो अमीर हुआ, वो उसकी गलती, उसकी चीजें। तो ये हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ का निगेटिव कॉन्युटेशन। वैसे ही पॉजिटिव क्या है? मान लो कोई गरीब है, अब वो पहुंच ही नहीं सकता जुडिशरी, तो यहां पे इंश्योर कौन करेगा? यहां पे इंश्योर करेगी राज्य। राज्य समझाया था ना। अब राज्य कौन है? यहां पे स्पेशली मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि वो पहुंचे कहां तक? जुडिशरी तक पहुंचे, उसको कानून के समक्ष वो पहुंचे, तब तो उसको कानून के समक्ष पहुंचेगा, तब तो उसको न्याय मिलेगा समान। पहुंच ही नहीं पाएगा तो न्याय कैसे मिलेगा? समझ में आया? हाँ, एक बच्चा, अब सुनो, अच्छा हुआ बच्चे ने पूछ लिया। एक बच्चा पूछा है कि एमएलए एमपीज जो हैं इनको डिस्क्रिशन होता है। ठीक है, अब ये इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस है? जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे गवर्नर होते हैं। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, जैसे गवर्नर हो गए, एमपीज और एमएलए हो गए, एम्बेसडर्स हो गए। ठीक है, जैसे एम्बेसडर्स समझते हो ना, तो एम्बेसडर्स हो गए, मतलब कि जो भारतीय एनवॉयज होते हैं वो दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के लोग हमारी कंट्रीज में रह रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गए। तो इनको कुछ इम्यूनिटीज होती हैं, मतलब इनको डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मान लो प्रेसिडेंट ने किसी का मर्डर कर दिया ना, तो जब तक वो ऑफिस में रहेंगे क्रिमिनल केस चलेगा ही नहीं। अब सुनो, अब यही सर्च करोगे तुम गूगल पे, तुम्हें वहां लगेगा गुरुजी ने गलत पढ़ा दिया क्रिमिनल केस में। उसमें दिया गया बहुत सारी वेबसाइट पे, मल्टीपल वेबसाइट पे आप पाओगे कि उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में 2 महीने का नोटिस देकर गिरफ्तार कर। ऐसे कैसे कर लेंगे? क्रिमिनल केस चलाया ही नहीं जा सकता प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। और अगर सिविल केस है, सिविल क्या, मान लो किसी की जमीन हड़प ली, कुछ कर लिया, तो उसका 2 महीने का नोटिस देके उस पर प्रोसीडिंग्स हो सकती है। ठीक है, अभी ये समझते हैं, क्योंकि आप मुझसे पूछोगे तो मैं फैक्ट्स पे फैक्ट्स बताऊंगा, ज्यादा हो जाएगा फिर समझ में कम आएगा। आगे चलते हैं, ये पॉइंट समझ में आ गया, अब इससे आगे चलते हैं, सेम चीज। ठीक है, और सुनो, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि जो आर्टिकल 14 है ना, जो आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों चीजें क्या है? संविधान का मूल ढांचा है। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, अगर कोई व्यक्ति है, वह पुअर है, वह जस्टिस के लिए जाए या ना जाए कोई मतलब नहीं है। हाँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब यही है मेरे बच्चे। और इक्वल प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? कि राज्य इंश्योर करेगा। ठीक है, मतलब सरकार इंश्योर करेगी कि वो वहां तक पहुंच पाए। कॉन्सेप्ट दोनों है। ठीक है, वो अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, आप सुनो, अब इसके अपवाद मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, एक अपवाद और है, मैंने आपको बताया था ना, कल की ही क्लास में बताया था कि अगर 39 बी और सी, डीपीएसपी अच्छे से पढ़ाऊंगा वहां, तो आर्टिकल 39 बी और सी को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, आर्टिकल 39 बी और सी को लागू करने के लिए अगर 14 और 19 का उल्लंघन होता है, अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन होता है तो चलेगा। ठीक है, फिर उसके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि आपका क्या क्या है, आर्टिकल 14 को नहीं, को ही मैग्ना कार्टा एंड विधि का शासन, को ही मैग्ना कार्टा और विधि का शासन कहा जाता है। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन होता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सिंपल देखो, अब आर्टिकल 15 में आ जाओ। आर्टिकल 14 बिल्कुल आसान है, दो चीज कहा, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो दोनों चीजें समझ में आ गई। स्टेट उसे कंडक्ट कराएगी कि वह जस्टिस के लिए जाए ही जाए,
आई एम राइट। हाँ बच्चे, एकदम सही। जिस बच्चे ने भी कमेंट किया है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि स्टेट ये इंश्योर करे कि वो पर्सन वहां तक पहुंच ही पाए, तो हाँ यही सत्य है। अब सुनो, अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? देखो, सुनो, अब आर्टिकल 15 ये कहता है, साथ में आर्टिकल 16 भी थोड़ा सा देख लेंगे। आर्टिकल 15 देखो, सबसे पहले ये क्लॉज 1 में क्या कहता है मैं बताता हूं। अब इसके टोटल 6 क्लॉज हैं। देखो, सबसे पहले तो ये कहता है कि स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, 5 चीजों के आधार पर। ठीक है, 5 चीजों के आधार पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें। कौन सी 4 चीजें? सॉरी, 5 चीजें, 4 चीजें नहीं। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, मतलब क्या कहा गया है आर्टिकल 15 में? कहा गया है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन। ठीक है, स्टेट shall not discriminate any person on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth। ठीक है, ये 5 चीजें याद कर लो। ठीक है, याद हो ही जाएगा, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये 5 चीजों के आधार पर राज्य किसी से कौन नहीं डिस्क्रिमिनेट करेगा? राज्य। क्लॉज 1 कहता है राज्य डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। राज्य मतलब वही राज्य जो आर्टिकल 12 में उल्लिखित है, मतलब सरकार मान लो आप। ठीक है, इसका क्लॉज 2 क्या कहता है? इसका जो पॉइंट, हाँ हिंदी में देखो। ठीक है, हिंदी में कहते हैं कि राज्य किसी से, मतलब रिलीजन, धर्म, रेस। ठीक है, रेस, कास्ट, कास्ट मतलब जाति होता है, रेस का मतलब होता है ठीक है, रेस का मतलब होता है एक वंश, एक विशेष वंश होता है। ठीक है, वंश नहीं होता, वंश तो डिसेंट होता है, मैं बता रहा हूं। कास्ट, सेक्स, सेक्स मतलब लिंग के आधार पर, और प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म के आधार पर, मतलब इन 5 चीजों के आधार पर। ठीक है, रेस का मतलब देख लेते हैं बेटा। ठीक है, मूल वंश बोलेंगे। ठीक है, डिसेंट को वंश बोलते हैं और इसको मूल वंश बोलेंगे। तो इन 5 चीजों के आधार पर, जो 5 चीजों के आधार पर राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, अब इसका दूसरा क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें है कि नो सिटीजन्स, सिटीजन नहीं करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 थिंग्स, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी से। अब इसमें 2 पॉइंट दे दिया इन्होंने। 2 पॉइंट क्या दे दिया, देखो यहां बता ही देते हैं। ठीक है, यहां देखो क्या लिखा है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ 5 थिंग्स। 5 थिंग मतलब, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इन 5 थिंग्स के आधार पर कहां पे? ठीक है, कोई भी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी या रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशंस, ये सब छोड़ो, कुछ नहीं करना। मैं क्या बोल रहा हूं कि नो सिटीजन मतलब कोई भी सिटीजन। क्लॉज 2 क्या कहता है? कोई भी सिटीजन किसी से भेदभाव नहीं करेगा इन 2 पॉइंट्स पे। देखो, एक्सेस ऑफ शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स। नहीं समझ में आएगा ऐसे? ठीक है, ऐसे समझो जो मैं समझा रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला क्लॉज समझ में आएगा, एकदम सिंपल था। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा इन 5 चीजों के आधार पर, धर्म, मूल वंश, ठीक है, जात, लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। पहला पॉइंट है, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है मेरे बच्चे कि नो सिटीजन मतलब सिटीजन्स। अब देखो, दोनों के खिलाफ है।
ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद दोनों लोगों के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ भी है और व्यक्ति के खिलाफ भी है। अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति इन स्थानों पर रोकता है, कहां, जैसे मान लो रेस्टोरेंट्स है, कहां पे, मान लो रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, और क्या है, रेस्टोरेंट्स है, रोड्स है, शॉप्स है, इन स्थान पर जाने से अगर कोई रोकता है किसी पर्सन को, ठीक है, या फिर इसमें दूसरा पॉइंट क्या दिया है, देखो, या फिर मान लो वेल्स हैं, ठीक है, और क्या है बेटा, बाथिंग घाट्स है, अब बोलोगे कैसे याद होगा, अरे याद ही नहीं करना, मैं बता रहा हूं ना कैसे याद नहीं होगा, ये बता दो मुझे, ये बताना कि कैसे याद नहीं होगा। सुनो, पहला वाला याद होगा, एकदम सिंपल था। दूसरे वाले में कह रहा है कि कोई पर्सन किसी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं करेगा, कहां कहां पे, चाहे वो रेस्टोरेंट्स है, रोड्स है, शॉप्स है, यहां पे जाने से, ठीक है, यहां पे जाने से। दूसरी बात, मान लो चलो वेल है, ठीक है, कुआं है, बाथिंग घाट है, या फिर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई पब्लिक प्लेस है, कोई भी पब्लिक प्लेस है, ठीक है, कोई पब्लिक प्लेस है। और सुनो, इसमें यह लिखा गया है कि और इन सारी चीजों को, जैसे वेल है, कुआं है, बाथिंग घाट है, या कोई पब्लिक प्लेस है, वो राज्य के पैसों से बनाया गया है, फुल्ली मतलब होली या पार्सली, होली या पार्सली मतलब पूरी तरीके से, चाहे इन चीजों को बनवाने के लिए राज्य ने पूरा पैसा दिया हो, चाहे थोड़ा बहुत पैसा राज्य का लगा हो, ठीक है। तो उन स्थानों पर जाने से कोई पर्सन किसी को रोक नहीं सकता, अगर रोकेगा तो फिर उसके खिलाफ भी केस होगा, और नहीं होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। समझ में आया? फंडामेंटल राइट का मतलब तो यही है कि अगर उल्लंघन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, लेकिन इसमें है कि होली या पार्सली वो फंड किससे बना हो, पब्लिक फंड से बना हो। दूसरी बात, अब आप ये सोचोगे कि मान लो किसी को आवास मिला है, किसी को रेजिडेंस मिला है, ठीक है, सरकार ने पैसा दिया, वो भी पब्लिक फंड है। बेटा ध्यान से सुनो, पब्लिक यूज का हो, मतलब ये प्लेसेस कहां के हो, पब्लिक यूज के प्लेस हो, ऐसा नहीं कि आपको पर्सनल हाउस मिला है तो उसमें भी लोग चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो, एक बच्चा पूछ रहा है टेम्पल का, टेम्पल में रोक दिया तो, अब टेम्पल वाला सबरीमाला का जब केस पढ़ाएंगे ना तब उसमें देखना, अभी टेम्पल वाला इश्यू यहां मत लो, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अब टेम्पल वाले में फिर मैं मतलब बहुत लंबी डिबेट चली जाएगी, फिर टेम्पल वाला पॉइंट मत लाओ, फिर उसमें देखना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा वो किसके पैसे। ध्यान से देखो, तो क्या लिखा है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, विल बी डिस्क्रिमिनेटेड, या फिर डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशंस, ये सब याद ही नहीं करना, मतलब रोकेगा नहीं, बस इतना मानो, ठीक है। कहां कहां पे, एक्सेस टू शॉप्स, मतलब शॉप में जाने से, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, होटल में जाने से, ठीक है, या फिर पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेसेस पे जाने से। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि वेल्स मतलब कुएं, टैंक हो गया, बाथिंग घाट्स हो गया, रोड्स हो गया, प्लेसेस हो गया, पब्लिक पब्लिक रिसॉर्ट हो गया। अब आगे क्या लिखा है, मेंटेन्ड होली और पर्सली, अब इससे भी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, फंड्स आर डेडिकेटेड टू, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, कि डेडिकेटेड टू यूज ऑफ द जनरल पब्लिक, उस स्थान पे जाने से नहीं रोकेगा जो जनरल पब्लिक के यूज के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सरकार ने, अब देखो वो भी तो पब्लिक फंड है जिसको डिफरेंट टाइप्स के आवास मिलते हैं, रेजिडेंस मिलता है, तो आप बोलोगे नहीं उस घर में मुझे भी जाना है जो सरकारी पैसे से बना है, तो वैसे तो है नहीं, वो पब्लिक यूज के लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, वो पर्सनल यूज के लिए है, भले सरकार ने पैसा दिया है, ठीक है। हाँ बच्चा बोल रहा है, आप लिखकर बताते हैं तो ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। समझ में आया मेरे बच्चे? तो इसीलिए लिख के बताया कि ताकि आपको चीजें याद हो जाए, ठीक है। हाँ सुनो, अब तीसरा, तीसरा क्लॉज क्या कहता है। अच्छा ये बताओ, दो समझ में आया कि नहीं आया, ये दोनों समझ में आए, ये दोनों क्लॉज समझ में आए, और नहीं आए तो बताना। पहला सिंपल बता रहा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये पांच चीज। अब ये पांच चीज इसलिए याद कर लो कि अब इसके जस्ट बाद आर्टिकल 16 पढ़ेंगे ना, अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे तो उसमें ये पांच चीजें आएंगी, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें है दूसरे क्लॉज में, नो सिटीजन शैल डिस्क्रिमिनेट एनीबॉडी, ठीक है, ऑन एक्सेसिंग रेस्टोरेंट्स, रोड्स, शॉप्स, होटल्स, और यहां पे वेल्स, ठीक है, बाथिंग घाट्स,
या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस जो पब्लिक यूज के लिए हो वहां पे जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकेगा। ठीक है, आगे देखो। अब इसका क्लॉज 3 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। इसका क्लॉज 3 कहता है, एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं। कह रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, यही तो बताना था आपको, जो आप कंफ्यूज हुए थे कि फंडामेंटल राइट है कि नहीं है रिजर्वेशन, यही तो बताना था। अब इसमें क्या लिखा है, लैंग्वेज क्या है इसकी, लैंग्वेज सिर्फ ये है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन इन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। सिर्फ दो चीज लिखा है, ध्यान से प्यार से समझो। क्या लिखा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, किसको, राज्य को मना नहीं करेगा। अच्छा, नहीं समझ में आया, फिर से सुनो, पहले ये सुन लो जो मैं बोल रहा हूं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। सिर्फ दो लोग, किसके एडवांसमेंट के लिए, यहां पे क्या है लैंग्वेज, नथिंग, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, तो क्या है, हिंदी में सुनो, इस अनुच्छेद का कुछ भी, इस अनुच्छेद का कोई भी भाग राज्य को महिलाओं और बच्चों के एडवांसमेंट के लिए कोई भी प्रावधान बनाने के लिए रोकेगा नहीं। अब सुनो, ये भी तो लिख सकता था कि यह अनुच्छेद महिलाओं और बच्चों के लिए कोई अलग से प्रावधान बनाएगा। अगर ये लिख देता फिर तो राइट हो जाता ना, आपका फंडामेंटल राइट हो जाता रिजर्वेशन। ये तो लिखा ही नहीं, ये बोला कि अगर बनाएगा तो रोकेगा नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा कि बनाएगा। समझ में आया, इसलिए फंडामेंटल राइट नहीं है रिजर्वेशन। ये बात समझ में आ गई। तो क्या लिखा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम, किसको प्रिवेंट, द स्टेट, क्या बताओ, फॉर मेकिंग, क्या बच्चे, फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन, क्या, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ, मैंने लिखा है ऑलरेडी, ये सिर्फ समझाना है इसलिए ऐसा। क्या, सिर्फ दो लोग, वीमेन एंड चिल्ड्रन। समझ में आया। तो ये पॉइंट है, इस बात को ध्यान में रखना। ये पॉइंट अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बोल दो। ये पॉइंट है जो, ये अगर नहीं समझ में आया किसी को तो बोलो। बोलो फटाफट। तो फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है आपको पता आया, समझ में आया। ठीक है, क्या लिखा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। समझ में आया। यहां पे मेरे बच्चे ये भी हो सकता था। अच्छा ये बताओ, अगर ये लैंग्वेज ऐसी लिखी होती कि स्टेट शैल मेक प्रोविजन, स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, अगर ऐसा स्टेटमेंट होता फिर तो फंडामेंटल राइट हो जाता ना रिजर्वेशन। ऐसा नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ ये लिखा है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने से रोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, लेकिन ये भी नहीं लिखा कि बनाएगा। इसलिए ये फंडामेंटल राइट नहीं है, रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि तीनों पॉइंट्स को और एक बार बताओ। ठीक है, तीनों पॉइंट्स और एक बार बता देते हैं। यहां पे देखो, मैंने तीनों पॉइंट्स क्या बताया। पहला पॉइंट क्या बताया, आर्टिकल, आर्टिकल 14 भूल जाओ, कुछ था ही नहीं तो भूल जाओ ना। उसमें दो चीज थी, इक्वल क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों को समझा दिया था। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। अब आ जाओ आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में मैंने क्या बोला, आर्टिकल 15 के क्लॉज में सिर्फ 1 में सिर्फ इतना बोला कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबॉडी, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबॉडी, मतलब राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा 5 चीजों के आधार पर। कौन सा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 चीजों के आधार पर राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा। फिर इसका दूसरा क्लॉज आओ, अब राज्य के लिए तो हो गया, राज्य को बोल दिया कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अब लोगों को भी बोल रहा है कि लोग, मतलब नो सिटीजन्स शैल डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ, यही 5 चीज, अलग नहीं है। क्या, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ
बर्थ, इन 5 चीजों के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। कहां पर? कुएं, मतलब जो कुआं है वहां पे जाने से, पब्लिक घाट पे जाने से, मतलब घाट समझ रहे हो जहां पे लोग नहाने जाते हैं, पब्लिक घाट पे जाने से, रेस्टोरेंट में जाने से, होटल्स में जाने से, ठीक है, तो इन, या फिर किसी शॉप में जाने से, और वो स्थान, मतलब वो ऐसा स्थान हो, वो ऐसा स्थान हो जो सरकार के पैसों से बना हो, मतलब पब्लिक फंड से बना हो, ठीक है, और पब्लिक यूज के लिए हो। तो इस स्थान पे जाने से कोई सिटीजन किसी को 5 चीजों के आधार पर रोकेगा नहीं, ठीक है। आगे देखो, अब आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 मैंने आपको ये बताया कि क्या, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट्स फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब कि इस अनुच्छेद का कोई भी भाग राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी विशेष उपबंध बनाने से रोकेगा नहीं। बस इतना सा, एकदम सिंपल सा, कुछ है ही नहीं, ठीक है बच्चे। हिस्ट्री की क्लास कब से होगी ना, उसके लिए परेशान मत हो, पहले ये जो पढ़ा रहा हूं ना इसको देख लो, नहीं तो भूल जाओगे, मतलब नहीं आएगा समझ में, फिर परेशान होगे। समझ में आगे बच्चे? अब देखो, अच्छा ये बताओ, मैंने आपको बताया था 15 क्लॉज 4 जो ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, बताया था ना बहुत सारी चीजें, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा क्या क्या ऐड हुआ था, 9 शेड्यूल ऐड हुई थी, 15 क्लॉज 4 ऐड हुआ था, ठीक है, तो 19 क्लॉज 6 भी ऐड हुआ था, बट उसको छोड़ो, यहां पे देखो, तो 15 क्लॉज 4 ऐड हुआ कब? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड हुआ था। तो इसमें क्या बोला गया? इसमें कुछ नहीं बोला गया, एकदम सेम लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है बेटा? देखो यहां पे, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट्स फ्रॉम, क्या सेम लैंग्वेज है, फिर क्या है? फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन, किसके लिए बताओ? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और SC ST, SC ST, मतलब अब किसकी बात कर दी गई? SC BC, मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आ गई गुरुजी? हाँ बच्चे, यही कह रहा है कि महिलाओं और बच्चों के लिए कोई प्रावधान बना सकता है, लॉ नहीं प्रावधान बना सकता है, ठीक है, विशेष उपबंध बना सकता है। तो क्लॉज 4 क्या कह रहा है कि फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन, मतलब कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन, किसके लिए? उसमें 2 चीज थी, क्या था? वीमेन एंड चिल्ड्रन था, और इसमें 3 चीज है, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, SC एंड ST। समझ में आया? तो ये चीज है, ठीक है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और इसका क्लॉज 5 भी देख लो, क्लॉज 6 तो आपको याद ही होगा, ठीक है, क्लॉज 5 देख लो। अब क्लॉज 6, क्लॉज 5, इसमें देखो कुछ नहीं है, देखो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो 16 कुछ नहीं है, 16 इसी का कॉपी है और कुछ नहीं है। देखो इसमें है आर्टिकल, ये सब क्लॉज 4 आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन SC एंड BC, मतलब इस नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन, ठीक है, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय में अगर कोई भी विशेष उपबंध राज्य करता है तो इसमें से कोई भी आर्टिकल उसको रोकेगा नहीं। एंड सेम है, ठीक है, यहां पे देख लो थोड़ा सा, क्या है? ये तो समझ में आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो नथिंग इन दिस आर्टिकल, नथिंग इन दिस आर्टिकल और क्लॉज, ये भूल जाओ, ठीक है, ये भूल जाओ, ये 29 सब क्लॉज 2 पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। तो ना ही ये अनुच्छेद, ना ही आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 2 जो है वो कोई भी प्रावधान बनाने से रोकेगा। किसके परिप्रेक्ष्य में अगर कोई प्रावधान बन रहा है? तो फॉर द एडवांसमेंट ऑफ क्या? एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड टाइप। समझ में आया? तो ये सारी चीजें, ये तो समझ में आ ही गया है। जो पहले बताया वो उस पर ध्यान दो, इस पे फोकस मत करो।
अब इसमें लिखा गया है कि एडेड फ्रॉम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये तो मैंने आपको उसी दिन बता दिया था, याद हो ही गया होगा। हर चीज रिपीट होगी और धीरे धीरे चीजें याद आ जाएंगी। और पांचवें में क्या कहा गया है, ठीक है, पांचवें में क्या कहा गया है, ये कैसे ऐड किया गया, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। एक्ट जो है वो 2005-6 है, ठीक है। इसका इनेक्टमेंट 6 में हुआ था, एक्ट बना है 5 में, इस बात का ध्यान रखना। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस एडेड, अब इसके एडमिशन के लिए प्रावधान बना कर दो। क्या कह रहे हैं कि फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस आर्टिकल 15 एंड 16, यहां पे कुछ समझ नहीं आएगा आपको, यहां 4 तक तो एकदम आसानी से समझ में आया होगा। और बच्चा इसमें 5 में सिर्फ ये बोल रहा है कि अगर मान लो एडमिशन के लिए कोई प्रावधान बन रहा है, एडमिशन के लिए प्रावधान कहां बन रहा है, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल या कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल या कॉलेजेस, एडेड या फिर अनएडेड स्कूल या कॉलेजेस, उसमें एडमिशन के लिए अगर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SC ST के लिए अगर स्टेट कोई प्रावधान बना रहा है तो इस आर्टिकल में से कोई भी प्रावधान उसको रोकेगा नहीं। समझ में आया, ये बात समझ में आई, ठीक है। नहीं समझ में आया वापस से समझो, मैं कह रहा हूं इसमें एडमिशन को लेके है, ये कुछ नहीं है, जो 4 में लिखा गया वही 5 में लिखा गया है, लेकिन 4 में सभी चीजों में है और 5 में क्या है, एडमिशन को लेकर है। एडमिशन कहां, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट। समझ में आया, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। ओबीसी के लिए नहीं, रुको, एक बच्चा बोल रहा ओबीसी के लिए था, ओबीसी के लिए रुको, अभी आर्टिकल 16 का इंतजार करो। यही तो डिफरेंस आपको 15-16 में थोड़ा सा डिफरेंस नहीं पता होगा, बता रहा हूं मैं, ठीक है। और 6 क्या है, ये किसके एडमिशन से रिलेटेड है, बताओ किसके एडमिशन से रिलेटेड है, EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। बस यही 6 चीजें हैं और कुछ है ही नहीं, यही सिर्फ 6 चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। देखो फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस आर्टिकल इन 15 क्लॉज 16 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अच्छा हाँ, इसमें इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है वो संविधान में डिफाइन भी नहीं किए गए हैं। समझ में आया, अब आप बोलोगे ओबीसी SC ST डिफाइन किए गए, हाँ किए गए हैं, मैं बताऊंगा कहाँ। संविधान में बहुत सारी चीजें डिफाइन नहीं की गई, जैसे सोवरेंटी हो गया तो डिफाइन नहीं है, बहुत सारी चीजें, माइनॉरिटी है वो डिफाइन नहीं है, माइनॉरिटी में मतलब रिलीजियस, मतलब वो एक्ट है जो अलग अलग डिफाइन करते हैं, संविधान में डिफाइन नहीं करता माइनॉरिटी, ठीक है। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। 15 समझ में आया, आर्टिकल 15 समझ में आया। एक बच्चा बोल रहा है कि 15 क्लॉज 6 जो है वो EWS को रिजर्वेशन है, ठीक है। रिजर्वेशन कहां है बताओ, हाँ यही, अब यही कंफ्यूजन होगा, अब कंफ्यूजन दूर कर लो, ठीक है। अब सुनो, जो रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन है मैं मानता हूं, अब सुनो, अब जो आर्टिकल 16 भी वही कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब वहां पे 5 चीजों के आधार पे था, किसके किसके आधार पे था बताओ, 5 चीजें कौन सी थी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 चीजों के आधार पे था। यहाँ पे 7 चीजों के आधार पे था, आधार पे है। और वो सुनो, वो 2 चीजें ही एक्स्ट्रा ऐड हुई है, बाकी वो 5 की 5 वही है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ वही है। इसमें डिसेंट ऐड हो गया है और रेजिडेंस ऐड हो गया, बस 2 चीजें, डिसेंट और मतलब वंश, और रेजिडेंस मतलब आवास ऐड हो गया है। ये बात समझ में आया, हाँ। मेरा बच्चा बोल रहा है कि SC जो है, SC ST 338A 338B, बच्चे ने जल्दी जल्दी में गलती कर दी, हाँ बताओ क्या गलत किए हो, 338A 338B, बताओ फटाफट क्या गलत कर दिए, बी किसके लिए है, देखो, हाँ। अब दोनों में डिफरेंस समझो। अब सुनो, जो आर्टिकल 15 है बच्चे, वो किसी भी चीज के लिए रिजर्वेशन है, किसी भी चीज के लिए रिजर्वेशन है। मतलब इस पेन की बात करूं, ये पेन से लेकर जहाज तक पाने की बात करूं किसी के, तो वहां पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए, बस और कुछ नहीं। इतना सा डिफरेंस है बस। कितना डिफरेंस है, एक में सब कुछ है, ठीक है, पब्लिक इंप्लॉयमेंट को छोड़कर, मतलब 15 में सब कुछ है सिर्फ इसको छोड़कर, पब्लिक इंप्लॉयमेंट को छोड़कर, लोक नियोजन को छोड़कर।
और 16 में सिर्फ और सिर्फ लोक नियोजन है, बस बात खत्म। इतना ही तो है और कुछ है ही नहीं। उसमें 5 चीजों के आधार पर भेदभाव था, इसमें बताओ 7 चीजों के आधार पर। ध्यान से देखो इसमें क्या है। अब देखो पहला आर्टिकल क्या कहता है कि इन सम सिचुएशन द स्टेट कैन, नहीं ये तो पहला है नहीं। हाँ ये देखो क्या कह रहा है कि देयर शैल बी इक्वलिटी, कहां, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। सिटीजन्स क्यों लिखा है, पीपल क्यों नहीं लिखा? मैंने बोला था ना आर्टिकल कौन कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है 15, 16, 19, 29 और 30 ये किसको अवेलेबल होंगे? सिटीजन्स को। ध्यान से देखो तो देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन मैटर रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कुछ करना ही नहीं, सभी सिटीजन्स को क्या होगा, सभी सिटीजन्स को क्या होगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, समानता दी जाएगी, बस खत्म बात। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी समान होंगे, किसी को नौकरी देनी है तो वहां पे समानता रहेगी, बस बात खत्म। ठीक है आगे देखो, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, हाँ अब देखो यहां पे ध्यान दो, लैंग्वेज दोनों की सेम है बट यहां पे अलग है। वहां पे क्या था, नो सिटीजन शैल डिस्क्रिमिनेट, यहां पे शैल डिस्क्रिमिनेट नहीं है, नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड। वहां पे क्या था, कोई भी व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं करेगा। यहां पे कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा इन 7 चीजों के आधार पर। कौन सी चीजें, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के आधार पर। मतलब देखो धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास, इन चीजों के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा सरकारी नौकरी देने में। कौन देगी सरकारी नौकरी? राज्य देगी, और उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी। बात समझ में आई? और सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, जो दोनों ही आर्टिकल में एक चीज लिखी है, क्या लिखी है? ओनली। ये ओनली सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ऐसे परेशान कर दूंगा। देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट है ओनली। सिर्फ इस ग्राउंड के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है, क्या बाकी ग्राउंड्स के आधार पर भेदभाव हो सकता है? हो सकता है, बताओ चलो। आर्टिकल 15 के तहत 15 में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्शन, प्लेस ऑफ बर्थ, सिर्फ 5 ही चीजें हैं, अब 2 चीज नहीं है। क्या आर्टिकल 15 में मतलब किसी को एडमिशन देने के लिए कहीं भी आर्टिकल 15 में कहीं भी ऐसा कहा जा, मतलब ऐसा कहा जा सकता है भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 15 के तहत किसी भी व्यक्ति से डिसेंट और रेजिडेंस के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? ये एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताओ सही है गलत है? बताओ फटाफट। ये स्टेटमेंट सुनो मेरा, स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी व्यक्ति से आवास, ठीक है, आवास और वंश मतलब रेजिडेंस और डिसेंट के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, किया जा सकता है। गलत है सही है? सब बोल रहे हैं गलत है, ठीक है फटाफट बोलो गलत है कि सही है? discriminate against any citizen on grounds of only of religion, race, caste, section, place of birth, ये 5 चीजें दी गई हैं। सब बोल रहे हैं रॉन्ग है, सब बोल रहे हैं रॉन्ग है, सब बोल रहे हैं रॉन्ग है। बात सुन लो ध्यान से, ध्यान से बात सुनो, ध्यान से बात सुन लो। गलत नहीं है, सही है, स्टेटमेंट सही है। पूछो क्यों? सिर्फ 5 चीज के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, सिर्फ 5 चीज के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, बाकी पे करे वो उसकी मर्जी। समझ में आया? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसलिए संविधान की हर चीज ध्यान से पढ़ो, ठीक है? हाँ सही है। तो जब मैं बोल रहा हूं 5 चीजों के आधार पर तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें से अगर मैं बोल दूं रिलीजन के आधार पर नहीं कर सकती, सही है। रेस के आधार पर नहीं भेदभाव कर सकता, सही है। कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, सही है। सेक्स के आधार पर नहीं कर सकता, सही है। प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं कर सकता, सही है। मैं बोलूं 4 किलो मिठाई के आधार पर कर सकता है, कर सकता है। अरे लिखा ही नहीं गया तो मैं क्या बताऊं, बताऊं बताओ? समझ में आया? मैंने डिसेंट बोला था, रेजिडेंस बोला था, तो कर सकता है, ठीक है। अब आओ बच्चे देखो, अब 16 समझ में आ गया। 16 क्लॉज एक ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति से पब्लिक इंप्लॉयमेंट मतलब पब्लिक इंप्लॉयमेंट के टाइम, पब्लिक इंप्लॉयमेंट देने के टाइम या फिर पब्लिक ऑफिस में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स ऑफ रिलेटिंग टू इंप्लॉयमेंट।
कहां पे? अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, स्टेट के अंदर मतलब राज्य के अंदर, राज्य मतलब बताया था ना आर्टिकल 12, तो राज्य के अंदर कोई भी अगर जॉब है तो वहां पे अगर किसी को जॉब देना है तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। समझ में आया? ये ग्राउंड है। अब इसमें दूसरा ग्राउंड है, क्या ग्राउंड है इसमें है? देखो 7 चीजों के आधार पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ प्लस डिसेंट एंड रेजिडेंस, इन 7 चीजों के आधार पर, इन 7 चीजों के आधार पर, याद हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो, इन 7 चीजों के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यहां ये नहीं लिखा गया है कि नो सिटीजन शैल डिस्क्रिमिनेट, वहां पे लिखा गया था, आर्टिकल 15 में लिखा गया था, यहां नहीं। समझ में आया? ये बात समझ में आई? हाँ हाँ, 4 केजी मिठाई, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 4 केजी मिठाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो कह रहे, और इसका क्लॉज 3 क्या कहता है कि कुछ स्थिति में, और 3 और 5 इसका क्लॉज 3 और 5 नहीं बताऊंगा ना लिख के तो तुम परेशान हो जाओगे, लेकिन थोड़ा सा ठीक है, टाइम ज्यादा है, क्या करें। सुनो, इसका क्लॉज 1 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा, किसके द्वारा? बाय स्टेट, बाय स्टेट। अब पूरा का पूरा आर्टिकल ही पब्लिक इंप्लॉयमेंट के लिए है, तो मुझे अलग से यहां पब्लिक इंप्लॉयमेंट नहीं लिख रहा हूं। आर्टिकल 16 क्या है? सिर्फ और सिर्फ लोक नियोजन को लेकर, मतलब पब्लिक इंप्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब को लेकर, रिजर्वेशन मतलब गवर्नमेंट जॉब को लेकर बात करता है। समझ में आया? ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट, स्टेट किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा पब्लिक इंप्लॉयमेंट में। समझ में आया? ठीक है, इसका दूसरा क्लॉज कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड, ध्यान से देखो, नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब किसी पर्सन के साथ में भेदभाव नहीं होगा। किन चीजों के आधार पर बताओ? ठीक है, किन चीजों के आधार पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, डिसेंट एंड रेजिडेंस। सुनो, ये समझ में आया? अब सुनो, अब बहुत ज्यादा, अब देखो यहां पे ना संविधान में सेक्स वर्ड यूज किया गया है, जेंडर यूज नहीं किया गया, क्योंकि जेंडर जो है डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, आप कक्षा 2-3 बालवाड़ी के बच्चे नहीं हो, ठीक है, तो इस बात को समझो कि यहाँ पे सेक्स इसलिए यूज किया गया। सेक्स क्या है? ये दो लोगों, मतलब दो लोग जैसे हम हैं, ठीक है, तो मतलब किसी भी पर्सन के, उनका बायोलॉजिकल फीचर बताता है, बायोलॉजी से वो अलग है, ठीक है, बायोलॉजी से अलग है। लेकिन जेंडर क्या है? जेंडर सोसाइटी के बारे में बताता है कि वो महिला है, वो पुरुष है, तो वो डिस्क्रिमिनेट करता है, वो भेदभाव करता है, इसीलिए संविधान में हमेशा हर जगह सेक्स लिखा गया है, जेंडर नहीं। अगर डिस्क्रिमिनेटर नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो सर यूपी क्या है? यूपी के सभी एग्जाम्स में मेरिट अलग अलग क्यों जाती है? वो अलग पॉइंट है, रुको मैं बताता हूँ, उसमें मत जाओ। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं बच्चे, इसका तीसरा क्लॉज क्या कह रहे हैं कि कुछ मामलों में, इन सम कंडीशन, डिसेंट, डिसेंट कैन बी क्राइटेरिया फॉर डिस्क्रिमिनेशन। कह रहा है कि कुछ मामलों में डिसेंट, ठीक है, एक सेकंड, सॉरी, रेजिडेंस है, डिसेंट नहीं है, रेजिडेंस है, ठीक है, कुछ मामलों में रेजिडेंस कैन बी क्राइटेरिया। रेजिडेंस क्या हो सकता है? क्राइटेरिया हो सकता है। जैसे मान लो कि, अब वही मैं बता रहा हूं, मान लो आप केरला में रह रहे हो, ठीक है, केरला स्टेट है, तो अगर मान लो केरला स्टेट के ऐसा कोई कानून आता है कि मतलब ऐसी भी कोई जॉब आती है कि केरला में रहने वाले ही लोग इस जॉब के लिए पात्र होंगे, अन्य नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ऐसा अगर कोई कानून बनाएगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है रेजिडेंस के आधार पर, लेकिन ध्यान देना, ठीक है, इसके लिए कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। इस बात का ध्यान रखना कि इसके लिए कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, इस बात का ध्यान रखना,
ठीक है। पांचवें में भी बोल रहा है, ठीक है, इन सम कंडीशंस। चौथा बता रहा हूं, पहले पांचवा देखो। पांचवा इसलिए देखो क्योंकि इससे रिलेटेड है। रिलीजन, रिलीजन कैन बी ए क्राइटेरिया, रिलीजन कैन बी ए क्राइटेरिया। कुछ पब्लिक इंप्लॉयमेंट के मामले में रिलीजन के आधार पर दो एक्सेप्शन दे दिया इसी आर्टिकल में। कौन कौन सा एक्सेप्शन दे दिया? पहला क्या बताओ? रेजिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ठीक है। रेजिडेंस के आधार पर मतलब मान लो किसी राज्य के लिए कुछ व्यक्ति हैं तो उनको जॉब दी जा सकती है, लेकिन अगर ऐसा करना हुआ तो कानून कौन बनाएगा? उस राज्य, वो राज्य बनाएगा या पार्लियामेंट बनाएगी? संसद बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी? बताओ फटाफट। ठीक है, अच्छा करो, सब पढ़ने देंगे। घर वालों को समझाओ, ठीक है, इन सारी चीजों पे, ठीक है। देखो, धर्म हो सकता है, पहले यहां पे देख लेते हैं क्या करें कि कुछ स्थितियों में राज्य, ध्यान से देखो, राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र में कुछ रोजगार या नियुक्ति के लिए निवास को, किसको? रेजिडेंस को एक आधार बनाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना, मैंने क्या बताया क्लॉज 3 में? रेजिडेंस को एक आधार बनाया जा सकता है। और आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में क्या दिया गया है कि इन सम सर्कमस्टांसेस स्टेट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ क्या? बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। अब बैकवर्ड क्लासेस दो, मतलब एक तो बैकवर्ड क्लासेस ये दिखाना पड़ेगा कि वो इक्वली रिप्रेजेंटेड नहीं है। बैकवर्ड क्लासेस मतलब ये दिखाना पड़ेगा कि वो इक्वली क्या है। जब भी पढ़ने बैठता हूं तब कोई ना कोई काम करवाने लगता है, ठीक है। एक दिन गुस्सा उतार लो अपना घर वालों पे, बोलो पढ़े ना पढ़े बता दो, मार खाओगे तो मेरे पास मत आना, ठीक है। तो इन सम सर्कमस्टांसेस स्टेट प्रोवाइड्स क्या? फॉर रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, जो ओबीसी की बात कर रहे थे। अब सुनो, तो बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडिक्वेटली नॉट, ठीक है, एडिक्वेटली नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट, तो उनके फेवर में कोई कानून बना सकता है बस। और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ही। समझ में आया? अब इसमें से कुछ भी समझ में ना आया तो पूछ लो, कुछ भी ना समझ में आया तो पूछो। ध्यान से देखो, आर्टिकल 16 मैंने, आर्टिकल 15 एकदम सिंपल था, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 कुछ नहीं, सिर्फ पब्लिक इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, पब्लिक इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड है। अब आर्टिकल 16 में कुछ चीजें दी गई हैं। पहला आर्टिकल, इसका पहला ही क्लॉज कहता है कि स्टेट ना किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा पब्लिक इंप्लॉयमेंट में। बता रहा हूं, पब्लिक इंप्लॉयमेंट में भेदभाव नहीं करेगा स्टेट। जानबूझ के इसको छोड़ा है मैंने, 16 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 6 बता रहा हूं। तो क्या करेगा स्टेट, मतलब राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसमें? बताओ, पब्लिक इंप्लॉयमेंट में। इसका दूसरा क्लॉज क्या बोलता है? इसका दूसरा क्लॉज बोलता है कि किसी भी पर्सन के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। किन चीजों के आधार पर? 7 चीजों के आधार पर। बाकी चीजों के आधार पर हो सकता है, हाँ हो सकता है, वो एक अलग पॉइंट है, हो सकता है, ठीक है। केवल इन 7 चीजों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से पब्लिक इंप्लॉयमेंट में भेदभाव नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है। तीसरा क्या बोलता है? कह रहे हैं कि कुछ कंडीशन में जो रेजिडेंस है, मतलब आवास, मतलब किसी भी व्यक्ति का निवास, समझाऊं? जैसे मान लो कोई पर्सन महाराष्ट्र का है, तो मतलब ऐसी कुछ, महाराष्ट्र में ऐसी कुछ जॉब आ सकती हैं जो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में रहने वाले ही पर्सन को दी जा सकती है, ठीक है। समझ में आया? मान लो ज्योग्राफी से रिलेटेड, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, हाइपोथेटिकली समझ लो कि मान लो उस कोई भी राज्य में अगर कोई जॉब आती है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, दोनों चीजें बोली गई हैं, चाहे वो राज्य हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो, किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी में मान लो किसी को कोई जॉब देनी है, कोई पब्लिक इंप्लॉयमेंट है, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है किस बेस पे? बताओ, एक डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है किस बेस पे? बताओ फटाफट। रेजिडेंस के आधार पर। किस आधार पर? रेजिडेंस के आधार पर।
और रिलीजन के आधार पर। ठीक है, तो इन सम कंडीशन, मतलब कुछ ऐसी जॉब में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, राज्य डिस्क्रिमिनेट कर सकता है आवास के आधार पर। मतलब ऐसा राज्य बना सकता, ऐसा राज्य ऐसा प्रावधान बना सकता है कि यह जॉब, मतलब कोई पर्टिकुलर जॉब उसी पर्सन को मिलेगी जो उस क्षेत्र में रहता हो। तो रेजिडेंस वही तो होता है, आवास। आवास के आधार पर एक क्राइटेरिया हो सकता है। इसके बाद पांचवा देखो, पांचवे में कहता है कि ऐसी कोई जॉब हो जिसमें रिलीजन को भी, मतलब मजहब भी एक आधार बन सकता है। जैसे मान लो कोई टेम्पल है, ठीक है, जो स्टेट के फंड से चलता है, ठीक है, स्टेट के ट्रस्ट से चलता है, स्टेट के फंड से चलता है, ऐसा कोई टेम्पल है। तो वहां पे जब अपॉइंटमेंट करोगे तो क्या, कोई मंदिर है तो वहां पे क्या किसी मौलाना को या किसी पादरी को अपॉइंटमेंट करोगे? या हिंदू रिलीजन से होना चाहिए, हिंदू रिलीजन से होना चाहिए ना। तो उस मामले में क्या एक आधार हो सकता है, रिलीजन एक आधार हो सकता है। ये दोनों पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चार में कुछ है ही नहीं। चार में क्या बोल रहा है कि ओबीसी के लिए, ओबीसी नहीं लिखा गया है, एकदम एग्जैक्ट वर्ड लिखते हैं ना, बैकवर्ड क्लास। ठीक है, और यहां पे छठे में क्या लिखा गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। बस कुछ है ही नहीं, यही दो चीज तो है। तो चार में क्या है, बैकवर्ड क्लास के लिए, मतलब बैकवर्ड क्लास के लिए कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। जैसे उसमें वीमेन और चिल्ड्रन के अगर वो ज्यादा प्रावधान देंगे, तो कह रहे हैं कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, सेम कहानी, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। मतलब ऐसा देखा जाएगा कि बैकवर्ड क्लास उसी को माना जाएगा जो सच में पिछड़ा है, मतलब पिछड़ा क्लास उसको माना जाएगा जो सच में पिछड़ा है। ठीक है, और छठा है क्या, ईडब्ल्यूएस के 10% रिजर्वेशन से लेकर, बस। मतलब स्टेट, मतलब नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन, ठीक है, फॉर द अपॉइंटमेंट, क्या, फॉर द अपॉइंटमेंट नॉट मोर देन 10%, इसमें लिखा है नॉट मोर देन 10% रिजर्वेशन, ठीक है, फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और ये भी लिखा है कि हु आर नॉट इन क्लॉज 4, हु आर नॉट इन क्लॉज 4। समझ में आया बच्चे, हु आर नॉट इन क्लॉज 4। ठीक है, अब आप बोलोगे कि गुरुजी ये बताओ, ये जो बैकवर्ड क्लास आपने लिख दिया है, एससी एसटी तो लिखा ही नहीं है। तो मैंने वही बोला ना, पहले मैं ओबीसी लिख रहा था, फिर मैंने बैकवर्ड क्लास लिख दिया। उसका रीजन क्या है, बैकवर्ड क्लास में वो सारे आएंगे जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब सुनो, क्या ईडब्ल्यूएस, अगर मैं आपसे पूछूं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में क्या 2 kg मिल्क के लिए भेदभाव किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। एक हमारा बच्चा बोल रहा है कि आर्टिकल 16(2) के तहत क्या 2 किलोग्राम मिल्क के तहत भेदभाव किया जा सकता है? किया जा सकता है, किया जा सकता है, करेगा ऐसा नहीं है, किया जा सकता है। ठीक है, बच्चे भी हमारे समझदार हो गए, अब समझ में आ रहा होगा और थोड़ा मजा भी आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लो। ये सेम चीज है, द स्टेट कैन प्रिस्क्राइब द रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ क्या, सिटीजंस अदर देन, मैंने बताया ना कि जो क्लॉज 4 में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, जो 16 क्लॉज 4 में नहीं है। और यहाँ पे रिलीजन वाला क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता ही दिया था, रिलीजन वाला समझ में आया होगा। ठीक है, ये रिलीजन वाला समझ में आया होगा ना, कि इन सम सिचुएशंस रिलीजन में भी एक क्राइटेरिया फॉर क्या, डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 जो कि एडमिशन पे डिपेंड करता है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिलीजन के आधार पे एडमिशन होता है, तो उसे क्या कहेंगे? देखो, माइनॉरिटीज जो एजुकेशन होते हैं ना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो माइनॉरिटी जो एजुकेशन होते हैं, वहां पे क्या है कि कुछ परसेंट रिजर्वेशन होता है, स्पेशली जनरली 50% रिजर्वेशन होता है फॉर माइनॉरिटीज। तो वो एक अलग पॉइंट है, जब आपको आर्टिकल 29-30 पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। मेरा बच्चा बोल रहा है 4 और 6, कुछ 4 और 6 में तो कुछ है ही नहीं। मैंने बताया कि स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अब बैकवर्ड क्लास में से कोई भी हो, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो उनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट क्या बना सकती है, प्रावधान बना सकती है। छठा क्या क्लॉज है, कुछ नहीं है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए प्रावधान बना सकती है स्टेट, बस यही इतना है।
छठा नहीं दिख रहा है। राजखंड 4 में उल्लिखित वर्गों के अलावा, मैंने बोला ना जो 16 क्लॉज 4 में नहीं है, 16 क्लॉज 4 में कौन है, बैकवर्ड क्लास है। तो जो 16 क्लॉज 4 में नहीं है, किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण निर्धारित कर सकता है। और सेम कहानी, सेम 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 कहा गया है किसमें बताओ, क्लॉज 4 में, देख लो। ठीक है, इन सम सर्कमस्टेंसेस स्टेट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन, क्या, अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस, क्लास ऑफ सिटीजंस which in opinion of state is not adequately represented। ठीक है, बस आगे। ठीक है, बताओ 16 क्लास 4 में स्टेट बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रावधान, 16 क्लास 6 में स्टेट केवल 16 क्लास 4 में नहीं हुए लोगों के लिए प्रावधान। एकदम सही। देखो बच्चे कितने समझदार हो गए। एक बच्चा बोल रहा है 16 क्लॉज 4 में बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस उनको बता रहा है बच्चा जो हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, उनके लिए प्रावधान है। और 16 क्लॉज 6 में उन ईडब्ल्यूएस के लिए है जो 16 क्लॉज 4 में उल्लिखित नहीं है। समझ में आया? तो 16 क्लॉज 4 में कौन उल्लिखित है, बैकवर्ड क्लासेस। तो क्या जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल, अच्छा ये बताओ बैकवर्ड क्लासेस में क्या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन नहीं होंगे, उसमें भी होंगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, बट उनको उसी के तहत रिजर्वेशन मिलेगा। अब जिसको उसके तहत नहीं मिलेगा उसको मिलेगा 16 क्लॉज 6 के तहत। समझ में आया? ठीक है, आर्टिकल 17 कुछ है ही नहीं। 15 समझ में आया होगा, 16 समझ में आया होगा, 15 16 तो चलो ठीक है, थोड़ा सा था भी। आर्टिकल 17 और 18 तो कुछ नहीं है। 17 में क्या बोल रहा है कि अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी खत्म हो गई है, लेकिन अगर कोई परफॉर्म करता है तो क्या ठीक है, बच्चे आपस में सैल्यूट कर रहे हैं एक दूसरे को। देखो, तो आर्टिकल 17 कहता है अनटीचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। देखो क्या फॉरबिडन, द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल अकॉर्डिंग विद लॉ। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। उम्मीद है कि आपको 15 और 16 समझ में आया होगा। ठीक है, जो चीजें लिखी गई है बस उतना ही समझना है। अच्छा, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल मेरे बच्चे। तो हाँ, इसमें क्या बोला गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, और अगर किसी भी रूप में इसका अभ्यास होता है तो वो निषिद्ध है। मतलब निषिद्ध है मतलब मना किया गया, किसी भी तरीके से इसका अभ्यास निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। बताओ अगर किसी ने अस्पृश्यता दिखाई और किसी के साथ छुआछूत या भेदभाव किया, तो बताओ उसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा या नहीं? फटाफट आंसर करो तुरंत। बताओ अगर किसी ने भेदभाव किया, किसी ने छुआछूत छुआछूत फैलाया, मतलब किसी ने अस्पृश्यता दिखाई, अनटचबिलिटी जैसा कोई अफेंस किया, किसी के साथ छुआछूत का छुआछूत या भेदभाव किया, तो बताओ उसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 के तहत उसको सजा मिलेगी या नहीं? फटाफट बताओ जल्दी, तुरंत कमेंट करो। अगर किसी ने हम पे झूठा अंजाम लगा दिया अनटचेबिलिटी का, तो हम जेल चले जाएंगे? नहीं, जेल नहीं जाओगे। फिर ठीक है, जेल नहीं जाओगे, क्यों टेंशन, हर बात में जेल। सब बोल रहे सजा मिलेगी सजा मिलेगी सजा मिलेगी। मिलेगा सर, मिलेगा सर। जब मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूं ना, तो उसको सोचा तो करो। हर बार गलत करते हो, और 95% से ज्यादा बच्चे गलत करते हैं। एक दो बच्चे आंसर सही करते हैं और उसके बाद फिर भी सोचते नहीं है, मैंने आंसर पूछा, खटाखट आंसर आने चालू हो जाते हैं और फिर से गलत करेंगे। नहीं मिलेगा ईडब्ल्यूएस। एक बच्चा बोल रहा है कि वो सिर्फ जनरल के लिए है। एक बच्चा बोल रहा है कोई अपना बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट छोड़ के अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेना चाहे, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, हम जबरदस्ती देंगे उसको बैकवर्ड क्लास का। मतलब हम नहीं, स्टेट। सर विलेज में तो अभी भी होता है अनटचेबिलिटी। हाँ होता है बच्चे, तभी तो, और इसीलिए तो प्रावधान है। छुआछूत, भेदभाव, किसी से किसी के साथ भेदभाव करना, मतलब कहकर बोलकर
मतलब कुछ भी करना, छुआछूत समझ रहे हो ना आप, भावनाओं पे जाओ। मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो, अपने पेरेंट्स से बात करते हो, ये नहीं कि संविधान में ये लिखा है कि, तो उस तरीके से अनटचेबिलिटी कुछ भी है, मान लो आपने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव किया, किसी ने किसी के साथ किया, ठीक है, किसी को कुछ उल्टा बोल दिया, तो वो भी अनटचेबिलिटी में आएगी। पुराने टाइम में कास्ट से रिलेटेड, हाँ वही, जैसे पुराने टाइम, एक बच्चा बता रहा है जैसे पुराने टाइम में कास्ट से रिलेटेड, देखो इसका आंसर नहीं होगा, ध्यान दो मैंने क्या बोला, कि ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, ये अनुच्छेद क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग विद लॉ, पनिशमेंट होगा लेकिन किसके अकॉर्डिंग, लॉ के अनुसार, न कि इस अनुच्छेद के अनुसार। समझ में आया, तो गलत हो गया। एक बच्चा बोल रहा है मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है अब सुनो, कह रहा है कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश एंड, ठीक है, एंड प्रैक्टिस ऑफ इट्स इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, पहली बात, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया, ठीक है, कि एनी ऑफेंस अराइजिंग फ्रॉम अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी की वजह से होने वाला कोई भी ऑफेंस कानून के हिसाब से, कानून के हिसाब से दंडनीय अपराध होगा, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से नहीं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, तो इसके लिए कानून भी बने होंगे, तो याद रखना सिर्फ दो कानून, ठीक है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जो है मेन कानून यही है, तो आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करने के लिए, मतलब अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए मेन कानून ये है, क्या, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, हाँ यही है ना, हाँ, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट या सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955, ये मेन कानून है। अगर ऑप्शन में, ध्यान दो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ऑप्शन में ये आ जाए कि आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करने के लिए, आर्टिकल मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बनाया गया, और आर्टिकल, अगर ऑप्शन में दोनों हो, कौन सा, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, और दूसरा कौन सा है, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट और एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, अगर इन दोनों में से दोनों भी ऑप्शन में हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये मारना है, कौन सा आंसर, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। देखो सिविल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट एक ही बात है, तो मेन जो प्रावधान है वो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 है, जो आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया। एक और एक्ट है जो छुआछूत, सिर्फ छुआछूत को नहीं, बहुत सारी चीजों को निषिद्ध करता है, वो है क्या, एससी एसटी मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है, तो ये जो एक्ट है, ठीक है, ये भी बहुत सारी चीजों का प्रावधान करता है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो छुआछूत को खत्म करने के लिए अभी ये दोनों कानून बनाए गए हैं। अब सुनो ध्यान से देखो, अब छुआछूत कौन करेगा, राज्य भी कर सकती है और लोग भी कर सकते हैं, तो ये दोनों के खिलाफ है, तो अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के प्रतिबंध है, लेकिन अनुच्छेद 17 क्या है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध है, मतलब किसी के भी खिलाफ है, राज्य करेगा तब भी छुआछूत, तब भी दंडित किया जाएगा, राज्य मतलब समझ रहे हो ना, और व्यक्ति करेगा तब भी, इस बात का ध्यान रखना। बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, लाइक, ठीक है, यहाँ पे ना एक बच्चा अपने घर बसाने की बात कर रहा है, बताओ इसको पढ़ने की नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसे कमेंट पढ़ लेने चाहिए ताकि, ठीक है, सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ये चीजें समझ में आ गई। अब इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रावधान दे दिया जाए, ये अब इसमें ना 2015 में बहुत सारी चीजें ऐड की गई, ध्यान से देखो, जो एससी एसटी प्रिवेंशन, इतना गंदा लिखता हूं मैं, है कि नहीं बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो जो ये एक्ट है ना, इसमें बहुत सारे प्रावधान ऐड किए गए 2015 में,
तो अब उसमें क्या है, जैसे गारलैंडिंग एनी SC/ST विद फूड बियर्स हो गया, किसी को कोई गंदा पदार्थ खाने या पीने के लिए कोई बोल रहा है, ठीक है, मतलब जूते और चप्पल से गारलैंड कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें आती है ना, सामने निकल के आती है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, और इसमें ये प्रावधान ऐड किया गया कि मान लो कि किसी ने इसके खिलाफ SC/ST प्रिवेंशन एक्ट एट्रोसिटीज एक्ट में किसी ने कंप्लेंट की, और विटनेस की सुरक्षा का पूरा प्रावधान किस पे रहेगा, राज्य पे। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना कि इसमें अगर मान लो कोई घृणित कार्य है, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, ठीक है, स्पेशली अगर वो SC/ST है, तो उसको कोई घृणित पदार्थ पीने के लिए, इवन मैनुअल स्क्वेंजिंग है, मैनुअल स्क्वेंजिंग का मतलब समझ में आता है, जैसे जो ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है, पहले उसको एक पिट में इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको SC/ST के कोई पर्सन है उसे फेंकने को बोला जाता था। तो अगर ये सारी चीजें कोई करवा रहा है, ठीक है, मजबूरन जबरदस्ती, तो फिर उसके खिलाफ SC/ST एक्ट लग सकता है, ठीक है। जुडिशरी ने अपने सुनो पहले, बहुत सारे एक बच्चा पूछ रहा था कि मान लो फिर तो ऐसे ही क्या हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। ध्यान से सुनो, पहली बात तो ये कि जुडिशरी ने अपने एक लेटेस्ट डिसीजन में ये कहा था कि SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 2018 में ही जुडिशरी ने अपने एक डिसीजन में ये बोला कि जो इसके तहत कोई भी, मतलब इस एक्ट के तहत SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मान लो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करना है, तो उसकी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, पहले सबसे पहले FIR करने से पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी है। समझ में आया? मतलब अगर इस एक्ट के तहत कोई FIR कराने आता है थाने में, तो सबसे पहले जो जांच अधिकारी होगा उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, तब जाके FIR करेगा। समझ में आया? और सुनो, और जिसके खिलाफ ये केस लगा है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जिसके खिलाफ लगाया जाएगा, जिसके खिलाफ लगाया जाएगा, उस, और जो मतलब जो FIR लिखेगा, FIR नोट करेगा, और इस मामले की जो जांच करने जाएगा, उस अधिकारी को SSP से, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी से क्या लेना पड़े, अनुमति लेनी पड़ेगी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। नहीं सुन में आया होगा। मान लो ए पीड़ित है, ए क्या है, विक्टिम है, ए क्या है, ठीक है, और बी कौन है, ये इसने ऑफेंस किया है, ठीक है। कमिटेड ऑफेंस, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो इस एक्ट के तहत ये जाता है थाने, पुलिस स्टेशन जाता है, तो जो पर्सन इसका FIR करेगा, जो पर्सन इसका FIR करेगा, वो FIR करने से पहले इसकी जांच करेगा कि ये सही बोल रहा है कि नहीं सही बोल रहा है, मतलब ए जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, पहली बात तो ये जांच करेगा। दूसरा पॉइंट मेरे बच्चे ये है कि मान लो बी ने कोई क्राइम किया है, अगर इसको गिरफ्तार भी करना है ना, तो इसको सबसे पहले जो ऑफिसर है, ठीक है, ऑफिसर मान लो ओ है, तो इसको SSP से या फिर उसकी ऊपर की रैंक से ऑर्डर लेना पड़ेगा इसको गिरफ्तार करने से पहले। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ऐसा करो, लेकिन फिर पार्लियामेंट ने 2018 में ही संशोधन कर दिया इस एक्ट में वापस से, बोला कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जरूरत नहीं है, और गिरफ्तार करने के लिए किसी भी ऑफिसर से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये दो अमेंडमेंट किए गए। तो लेटेस्ट अभी का क्या मैटर है इसका, मतलब अभी इसकी क्या पोजीशन है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, तो मतलब FIR नोट कर ली जाएगी बिना जांच किए, FIR कर ली जाएगी, दर्ज कर ली जाएगी बिना जांच किए। दूसरा, गिरफ्तार करने के लिए, मतलब जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगा है उसको गिरफ्तार करने के लिए किसी भी ऑफिसर से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, इसमें दो चीज है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया बोलो, ठीक है। अगर इसमें कोई पॉइंट बचता है तो बता दो। ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है। इसमें 4 चीजें दी गई एकदम कक्षा 2-3 की तरह। समझ में आया? सभी लोग फटाफट कमेंट करो ना, ये लोग ना बताओ समझ में आया? 15 और 16 घर पे जाके एक बार रिवाइज कर लेना। 14 में कुछ है ही नहीं, पढ़ोगे क्या?
मैं बोलूँ 14 जाके रिवाइज कर लेना, तुम टाइम पास करोगे, तो 15 और 16 रिवाइज कर लेना। अब विक्टिम है बी, ए विक्टिम है, बी के पास कंप्लेंट, हाँ बी के पास कंप्लेंट गया तो बी उसकी जांच करेगा। दूसरी सही लिखा है बच्चे ने, अनटचबिलिटी, आई एम राइट सर, क्लियर। वापस से कॉपी पेस्ट करो, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, ऊपर जो आपने लिखा है वो सही है। अब कल से, हाँ ठीक है, अब इसको कल पढ़ाएंगे, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। कल मतलब मंडे, ठीक है। और मैं आपकी क्लास ना फिर मॉर्निंग में लेना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक दो बच्चे हैं हमारे, वो एडजस्ट कर लेंगे। मॉर्निंग में क्लास लूं, बताओ किसको किसको दिक्कत होगी। सर आर्टिकल 18 समझा दो। आर्टिकल 18 में कुछ समझाना ही नहीं है। आर्टिकल 18 सिर्फ 4 चीजें कहता है। पहली चीज कहता है कि जो स्टेट है, राज्य है, वो किसी को कोई टाइटल नहीं देगा, मिलिट्री और एकेडमिक्स को छोड़कर। इसका क्लॉज 2 कहता है कोई सिटीजन कोई टाइटल लेगा नहीं, ठीक है, भारतीय सिटीजन कोई टाइटल लेगा नहीं किसी विदेशी राज्य से। तीसरा कहता है, छोड़ो ना, कल समझा देंगे। ये विक्टिम है और बी के पास पैसा है तो केस बी ही जीतेगा। कैसे जीत लेगा, कोई ऐसा वो सब नहीं। और खुद ही 3 जजेस की बेंच बना के बैठ मत जाया करो यहाँ पे। सर टोटल 390 प्लस आर्टिकल हैं, तो आप सभी पढ़ा नहीं, सभी नहीं पढ़ाएंगे और ना सभी आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आर्टिकल 1 से लेकर 50 तक आपको याद होना चाहिए, प्रेसिडेंट तक एटलीस्ट याद होना चाहिए। जी सर मॉर्निंग में क्लास, हाँ मेरे बच्चे मॉर्निंग में क्लास लेते हैं, बहुत सारे आलसी हो गए हमारे बच्चे, सबको उठाऊंगा मैं। मुझे तो लगता है सबसे पहले तो मैं ही आलसी हो गया हूँ। सर एक बार फिर से SC/ST एक्ट बता दीजिएगा। SC/ST एक्ट कुछ नहीं है, सुनो। मैंने बोला कि आर्टिकल 17 मतलब सेल्फ एग्जीक्यूटरी तो है नहीं, तो आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 कानून भी बनाए गए। पहला कौन सा है बताओ। पहला है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, मतलब सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, जो रियल में एक्ट बनाया गया कि आर्टिकल 17 को लागू करे। दूसरा है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। अब इसमें कुछ प्रावधान है। 2018 में जुडिशरी का एक डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि मान लो कोई विक्टिम है, अब वो आया FIR करवाने, तो FIR करने से पहले जो पर्सन, जो जांच अधिकारी होगा ना, वो सबसे पहले मामले की जांच करेगा, फिर FIR दर्ज करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जिसके खिलाफ FIR हो रहा है उसको गिरफ्तार करने से पहले SSB से ऑर्डर लेगा, अनुमति लेगा। ये 2 पॉइंट जुडिशरी ने बोला। पार्लियामेंट ने इस डिसीजन को बदल दिया, इस एक्ट को वापस से संशोधित किया और इसमें लिख दिया, क्या लिख दिया इस एक्ट में, इस एक्ट में ये लिख दिया कि नो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड, मतलब किसी भी FIR करने से पहले, बिफोर रजिस्टरिंग FIR, नो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड। FIR दर्ज करने से पहले कोई भी पूर्व समीक्षा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, उस व्यक्ति को, मतलब जो ऑफेंडर है, ठीक है, जिसने क्राइम किया है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बच्चा बोल रहा है 5 बजे सुबह, अरे 5 बजे सुबह में कैसे ले लूंगा मैं क्लास, आना भी तो पड़ता है मुझे। सर क्लास से नोट्स 100% कवर हो सकता है, सर क्लास से नोट्स से 100% कवर हो सकता है सारी चीजें, और नोट्स में मैं थोड़ी बहुत चीजें ज्यादा देता हूँ, ठीक है, और आगे से और ज्यादा दूंगा। मैं बता रहा हूं कि 100% क्वेश्चन फंसेंगे, 100%, ठीक है, ठीक है, ठीक है चलेगा। तो आज बस करते हैं, हाँ, तो सर भी हमारे साथ आ ही गए हैं। सर कैसे हैं सभी लोग? हाँ भाई, सब लोग ठीक ठाक हो? राधे 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 सभी को, ठीक है। चलो, सर के साथ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले कमेंट करके बताओ। जितने लोग भी लाइव हो फटाफट कमेंट करके बताओ। सर बोल रहे थे गुरुजी आप हमारी क्लास में आए नहीं, हमने कहा जाते हैं आज। बहुत हैंडसम लग रहे हैं सर, वो तो हम है ही हैं, आगे बताओ। यस सर, मॉर्निंग में। अच्छा, आप क्लास मॉर्निंग कर रहे थे, वही बात कर रहे थे। गुड गुड गुड, ठीक है। आ रहा है सर,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है। सर से बोलिए ना ये हिस्ट्री की क्लास लें। ले रहे हो हिस्ट्री क्लास, नहीं ले रहे हो? अभी नहीं ले रहे सर, बस स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे। अच्छा अच्छा। बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। सर जी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर है दुर्गेश सर, देख रहे हो बच्चे बड़ाई कर रहे हो तुम्हारी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों कंटिन्यू करो, मैं तो ऐसे ही टहल रहा था, मैं कहा जाता हूँ, मुझे आवाज आई तो। ठीक है एकदम मजा आ रहा है। ठीक है लो सर क्लास एंड करो। ठीक है, तो किसी का अगर कुछ डाउट है तो बोल सकते हो, अदरवाइज वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास तो हो ही गया सर। ये सर भी आपके जैसे धुरंधर। अच्छा, आप सर को बता रहे हो मेरे बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है बच्चे, मेरा बच्चा अभी भी गुड मॉर्निंग बोल रहा है सर, ऐसा नहीं। अच्छा ठीक है, मेरी तारीफ तो कर ही रहे हो, बस करो। अब कितनी तारीफ करोगे, बस हो गया। टैप करिए, एग्जाम क्रैक करिए। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चलो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, सभी लोग अपना ध्यान रखो और रिवाइज करो चीजों को। मंडे से मॉर्निंग में क्लास करते हैं। ठीक है, मैं आपको टाइम बता दूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, बाय।